एवरीवन। जैसा हमने प्रॉमिस किया था, आज हम फिर से यूनिट 2 की वीडियो लेके आए हैं। यूनिट 2 हमने पिछली क्लास में यूनिट 1 किया था। यूनिट 1 में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में इंट्रोडक्शन, टेक्निक्स, कन्वेंशंस क्या क्या यूज़ करते हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमने देखा था कि और उसके इंटरप्रिटेशन भी देखा था कि जैसे जो भी बैलेंस शीट्स हमने देखा था। फिर इनकम सर्टिफिकेशन सब देखा था। डायरेक्टर रिपोर्ट्स देखा था। न्यूज़ अकाउंट्स, पिटफॉल्स, सब कुछ हमने पिछले क्लास में मेंशन किया था लेक्चर 1 में। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखोगे तो फिर लेक्चर 2 आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लेक्चर 1 में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और लेक्चर 2 में हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसके प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग करने के। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इन यूनिट 2 इज बुक कीपिंग। सुनने में तो लग रहा है बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, बुक कीपिंग एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो जैसा आपको सुनने में लग रहा है कि बहुत कैजुअल बातें बोल रहा है। बुक कीपिंग, आई आई थिंक सबके मन में आ रहा होगा कोई बुक प्लेस करने का ट्रिक होगा कुछ, या रिकॉर्ड मेंटेन करने का। हाँ, बिल्कुल सही है, पर ये जनरलाइज सिर्फ बुक के लिए नहीं है। एक्चुअल में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग ना, सो बुक कीपिंग, इसका नाम रखा गया है, इट इज़ अ सिस्टमेटिकल रिकॉर्डिंग फाइनेंस ट्रांजेक्शन सिस्टम which can be used within the company। आपको लग रहा होगा कि ये बुक कीपिंग आप अभी पढ़ रहे हो, पर एक्चुअल में ये बुक कीपिंग हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। अभी देखते हैं कैसे। एक्चुअली बुक कीपिंग आप बेसिकली एक सिस्टमेटिक तरीका है अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, हम जो भी ट्रांजेक्शंस करते हैं, जो भी पेमेंट्स करते हैं, जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, उसे उसे ट्रैक करने का, उसे रिकॉर्ड करने का। एक बहुत ही फेमस कोट है, if if something is not tracked, then the thing is not happened actually। तो इसीलिए ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर पढ़ाई भी करते हो तो ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है कि आपने आज कितना पढ़ा और कल कितना पढ़ना है। ये ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी होती है। सो सेम गोज़ विद अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग में भी ट्रैकिंग उतनी ही ज़रूरी होती है। तो हम जानते हैं कि जो बुक कीपिंग है, बेसिकली इसका जो नाम है बुक कीपिंग, उसका पर्पस क्या है। सो व्हाट इज़ द पर्पस? द फर्स्ट पर्पस इज रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, कि हम लोग बुक वी डू बुक कीपिंग व्हाई टू रिकॉर्ड आवर ट्रांजेक्शंस, so that it maintains the accuracy and complete records of financial transactions orderly manner में। सही है। Next is the showing correct position। What do you mean by position? Like showing correct position means it helps a certain overall impact in business transaction में, providing financial information to the stakeholders, management and policies and plans। Let's suppose आपने आज किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो आपको आपने आज किया, कल किया, परसों किया, आप 3 साल से करते आ रहे हो, तो आपको अब जब आप देखोगे कि आपने 3 साल में कितना इन्वेस्ट किया है, तो उसको देख के आपको फ्यूचर प्लान्स की आइडिया आ जाएगा। हाँ, मैं य जितना मैंने इसमें वो जितना इंटरेस्ट मैंने कमाया है, जितना मेरा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके थ्रू मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ये आपको फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्प करता है। तो अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग नहीं करता, तो फिर मुझे आइडिया नहीं होता कि मैं कितना सेव किया है और मैंने कितना मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन showing the correct position। Next thing is that it helps in detecting the errors and frauds। अगर if I know कि मैंने कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन्स किए, तो मेरे पास एक रिकॉर्ड रहता है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारे पास उसका अकाउंट, मतलब सारे ट्रांजेक्शन्स के अकाउंट्स होते हैं। मैं इसका फोटो दिखाता हूँ इस टाइप में। रुक, ये जितने हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, ये हमने मेंटेन करके रखा है। तो कुछ इस टाइप में हम बुक कीपिंग करते हैं, बुक कीपिंग। ओके, सो नेक्स्ट बुक कीपिंग प्रोसेस। तो एक प्रोसेस के तौर पे बुक कीपिंग क्या है? सो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस अकाउंट बुक कीपिंग के थ्रू, पहले कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं बुक कीपिंग के? हमने डिस्कस किया अभी तक कि बुक कीपिंग के पर्पस क्या है, कि हम क्यों करते हैं बुक कीपिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो बुक कीपिंग कंपोनेंट्स आर डॉक्यूमेंटिंग ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को डॉक्यूमेंट करना, इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स, और जनरल लेजर मेंटेनेंस। लेजर मीन्स बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी हम बैलेंस शीट्स बनाते हैं, जो भी हम इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वो सब के सब लेजर, उसका एक टेक्निकल टर्म है, मतलब कॉमर्स में बोलते हैं लेजर। तो ये तीन हमारे कंपोनेंट्स होते हैं बुक कीपिंग के। डॉक्यूमेंट को मतलब ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट को संभालना, मतलब उसे यूज़ करना, मेंटेन करना, इनवॉइस एंड पेमेंट्स को मेंटेन करना, जनरल मेंटेन करना,
लेजर मेंटेन करना, लाइक बैलेंसिंग एंड मेंटेनिंग जनरल लेजर, ये सेम है जो हमें मेंटेन करना है अपना जो भी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस जो भी होता है, ये सब डॉक्यूमेंट करना, ये बेसिकली इसके कंपोनेंट्स है। अब प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले अंडरस्टैंड द बिजनेस अकाउंट, कि आपके पास द बुक कीपर्स मस्ट ग्रैप्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट्स। ओके, तो आपको आपके अपने अकाउंट्स का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ ट्रांजैक्शन हुआ। सेकंड इज मेंटेनिंग बुक्स, लाइक आपके पास पेपर वर्क, ओरिजिनल पेपर वर्क, इनवॉइस, रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए। Third thing is recording transactions in a systematical order at financial transactions. All financial transactions को systematic और chronological order में आपको maintain करना है। Balancing the books. Balancing the books means सबको balance करना है, एक बार चेकआउट करना है कि सबकी एक्यूरेसी सही है कि नहीं, कुछ एरर तो नहीं आ रहा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, सब कंप्लीट है कि नहीं सारे रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो आपने जो अरेंज किया है उसके थ्रू आप देख सकते हो कि मैंने दिन में इतना खर्च किया है, परसों मैंने बहुत ज़्यादा खर्च किया था, तो आज मुझे कम करना है, तो आप फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हो उससे, तो और अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी बना सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ अकाउंटिंग। द नेक्स्ट टॉपिक, सो एक और चीज़ है कि bookkeeping is a foundation upon which accounting builds. It's like the book stage crew ensuring everything runs smoothly for a grand performance of financial reporting. I think you got it. नेक्स्ट हमारे पास हमने बुक कीपिंग पढ़ लिया, हमने उसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस पढ़ लिया कि बुक कीपिंग एक्चुअली होता क्या है, और वो रिकॉर्ड और मेंटेनेंस में कैसे हेल्प करता है, मतलब मेंटेन कैसे करते हैं बुक कीपिंग को हम, जो प्रोसेस है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड डबल एंट्री, जर्नल, लेजर, लाइक ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज़ अभी हम करने वाले हैं। तो पहले जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं हम। लेट्स कम टू जनरल प्रिंसिपल्स। ओके, जनरल प्रिंसिपल्स में सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर आपने पिछला क्लास किया था तो मैंने पिछले क्लास में गैप जो मैंने बोला था, इसको मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बोला था। एक्चुअली गैप एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सॉरी, गैप एक प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IFRS, इंटरनेशनल, लाइक इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, इज वाइडली यूज्ड ग्लोबली, while United States followed the generally accepted accounting principles, that is GAAP। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो यूएस अपनाती है अकाउंटिंग करने के लिए अपना, ठीक है। तो गैप इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ स्ट्रेटजी विल्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट, और यूएस गवर्नमेंट बोल सकते हो या यूएस बोल सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स बोल सकते हो। तो जो तो प्रिंसिपल यूज करती है अकाउंटिंग के लिए वो है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दिस इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट। So what is the purpose of accounting principle? The purpose is simple. They enhance transparency, detects red flag, and allows meaningful comparisons across companies. सब वही वही सब चीज़ क्लियर है कि फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा यही है कि एक्यूरेसी होती है, हमें रेड फ्लैग्स को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, फिर मीनिंगफुल कंपैरिजंस कर सकते हैं अक्रॉस कंपनीज। बेसिक प्रिंसिपल क्या था? सम ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर, first is accrual principle, recognizes the revenue when earned and regardless of cash receipt। कैश रिसिप्ट जो हमारे पास है उसके अलावा भी जो भी रेवेन्यू हम अर्न कर सकते हैं उससे हमें, वो हमें पता चल जाएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, बेसिक प्रिंसिपल्स में। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, रिपोर्ट एसेट्स एज देयर ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट। तो हमें मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के थ्रू हमें उसके रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, हमारे पास कितने एसेट्स है और उसके ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट कितना है, उस टाइप में जो भी चीज़ें हैं हम रिकॉर्ड से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग प्रिंसिपल, मैच एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेवेन्यूज। ओके, कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल, conservatism principle, be conscious in recognizing gains but prompt in recognizing losses। बेसिकली जो भी गेन्स है उसमें कॉन्शियस रहना चाहिए, और हमें अपने जो रिस्क है उसको भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क तो हर जगह है, पर वी नीड टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एट एनी प्लेस। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में कुछ बात करते हैं। इसमें हम सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसमें मेंशन नहीं सोर्स डॉक्यूमेंट, पर वो ज़रूरी है थोड़ा समझना कि सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है। सो बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द ट्रांजैक्शंस बिगिन विद अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि जो भी ट्रांजैक्शन हो उसमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, लाइक जो भी हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम पेट्रोल पंप पे गए, उसमें हमने अगर पेट्रोल भी भराया तो हमारे पास में एक रिसिप्ट मिलती है। रिसिप्ट एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। हमने
पिज़्ज़ा खाया तो पिज़्ज़ा के बाद हमें रिसिप्ट मिलेगी, हमारा ऑर्डर लिस्ट वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। हर एक ट्रांजैक्शन में का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है उसे हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। आई थिंक इट्स क्लियर। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। नेक्स्ट इज जर्नल क्या होता है। जर्नल बेसिकली इज अ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अगर कोई एक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस यानी कि एक डायरी बना लो जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो कि आपने कितना कितना खर्च किया, उसे जर्नल बोलोगे। क्लियर। लेजर क्या होता है। बेसिकली लेजर जनरल के टाइप में होता है। इट इज अ समराइज्ड ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर। ओके, इट इज अ समराइज्ड ट्रांजैक्शन। जर्नल इज अ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शनल transactions chronologically in the journal। ओके, क्रोनोलॉजिकली जो हो वो जर्नल होता है, और जो समराइज ट्रांजैक्शन हो अकाउंट में उसे हम लेजर बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मीन्स लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस फ्रॉम द नॉमिनल लेजर अकाउंट इंश्योरिंग डेबिट्स इक्वल्स क्रेडिट्स। मतलब जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी बैलेंस शीट्स है हमारे पास नॉमिनल लेजर अकाउंट्स, यानी कि जितने भी अकाउंट्स है हमारे पास, उन सबके बैलेंस को, क्योंकि समराइज ट्रांजेक्शन होता है, उन सबके बैलेंस की समरी के थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि जो डेबिट्स है इक्वल्स टू क्रेडिट्स हो, यानी कि एटलीस्ट जितना जो हमारे खर्चे हैं उतना हम गेन भी कर लेते हैं, हमारे क्रेडिट्स भी हो। इसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। दिस फाइनल अकाउंट। सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट ईयर एंड। तो यही है फाइनल अकाउंट क्या होता है। बेसिकली हम ये बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहे हैं कि every organization, every accounting person must create their own like final account at the year end, or you can create the account at quarterly basis also। तो हमने फाइनल अकाउंट पढ़ लिया, हमने बैलेंस शीट तो हमने पढ़ लिया था, हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ लिया, हमने लेजर के बारे में पढ़ लिया, हमने जनरल के बारे में पढ़ लिया। हमने डबल एंट्री नहीं पढ़ा, हमने कैश बुक नहीं पढ़ा, सब्सिडरी बुक, ये सब बाकी है। सो लेट्स मूव टू द डबल एंट्री। व्हाट इज डबल एंट्री। सो एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू अकाउंट्स। ठीक है, हर अगर एक सेंडर है एक रिसीवर है तो दो अकाउंट्स हर ट्रांजैक्शन में होने चाहिए। ठीक, मल्टीपल अकाउंट भी हो सकते हैं, सो लेकिन टू होना मस्ट है। तो एवरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स टू अकाउंट्स। ओके, one that receives value and other that one that receives value and other that receives value। इसमें दोनों receives value हो चुका, अच्छा delivers value, सॉरी इधर पे। this this double entry ensures accurate recording, यानी कि जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है और जो डिलीवर कर रहा है, उन दोनों के पास अकाउंटिंग के लिए उनके पास पता से प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर बैलेंस शीट और जो भी हमने डिस्कस किया था बुक बेसिस, और जो भी एक्यूरेट रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। मतलब बेसिकली उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर एक एंड से कोई एरर भी होता है तो दूसरे एंड से वो एरर नहीं हो सकता उसमें। तो ये दोनों में जब हमारे पास इंटीग्रिटी, यस इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए दोनों के डेटा के बीच में। डेटा मस्ट बी इंटीग्रल टू बोथ ऑफ देम। मतलब किसी एक में भी अगर चेंज हो तो दूसरे में भी चेंज दिखे, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक में ही चेंज हुआ है। तो नेक्स्ट इज हमने जनरल पढ़ लिया, वैसे लेजर ट्रायल बैलेंस हमने देख लिया है, इस पर रीड कर लेते हैं एक बार। जनरल हमने पढ़ा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यूज करते हैं। लेजर इज अ समराइज ट्रांजैक्शन एंड ट्रायल बैलेंस इज अ कंपेयर्स द टोटल डेब्ट बैलेंस और टोटल क्रेडिट बैलेंस, सेम जैसे मैंने बताया था। आई थिंक वी गॉट दिस। सो अकाउंटिंग, रिमेंबर, याद रखना है भाई, accounting principles and processes provide foundation for a reliable balance reporting। next is cash book। I think हमने डबल एंट्री पढ़ लिया, ठीक है, डबल एंट्री डन है, हमने ये भी पढ़ चुका हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैश बुक क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं, और हम कुछ एरर्स जनरेटली हम करते हैं अकाउंटिंग में, तो एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कैश बुक। व्हाट इज कैश बुक। तो बेसिकली कैश बुक क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। आप सब बैंक गए होंगे, आप सबने पासबुक देखा होगा, पासबुक से आप कैश बुक को रिलेट कर सकते हो। सो व्हाट इज कैश बुक। कैश बुक इज अ cash book is a subsidiary book that records all the cash and bank transactions। It serves as a combination of journal and a ledger। लेजर में क्या होता था, लेजर में हमारे पास समराइज डेटा होता था सबका, और जर्नल में हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता था। और कैश बुक में क्या होता है, इस टाइप का कुछ कैश बुक होता है। तो इस कैश बुक में कॉलम्स होते हैं बहुत सारे, इस टाइप के कॉलम्स बने रहते हैं कैश बुक में। तो इसमें डेट वाइज आपका सारे ट्रांजैक्शंस भी लिखे रहते हैं। तो उससे जर्नल का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, और लेजर में भी लिखा रहता है क्योंकि अपने पास टोटल समराइजेशन भी रहता था कि टोटल सम में कितना आपका खर्च हुआ है। तो ये दोनों बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेजर और जर्नल की कॉम्बिनेशन है कैश बुक। नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ कैश बुक, बहुत सारे कैश बुक होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कॉलम्स होते हैं उसमें, तो सिंगल कॉलम्स, डबल कॉलम्स, ट्रिपल कॉलम्स और पेटी कैश बुक। सो सिंगल कॉलम में जिसमें रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स, ओके। डबल कॉलम सेपरेट्स रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, दोनों में, एक में कैश ट्रांजेक्शन एक में बैंक ट्रांजेक्शन। ट्रिपल में कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम्स भी होता है, इसमें डिस्काउंट भी कुछ मिले तो उसमें डिस्काउंट भी काउंट होता है। और पेटी कैश में यूज स्मॉल कैश एक्सपेंसेस, ओके। नेक्स्ट, petty means small होता है, it's a word, I think it's a Latin word. Petty is a, okay, let's not move there. What's the purpose? तो इसका पर्पस क्या है कैश बुक का? तो इट हेल्प्स टू ट्रैक द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, इंश्योरिंग एक्यूरेट कैश मैनेजमेंट। एक्चुअली अकाउंटिंग में हमें कैश मैनेज करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे यूपीआई करते हैं, तो हमारे पास प्री डिपेंडेंटली मतलब हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स स्टोर हो जाते हैं हमारे फ़ोन में या जिस ऐप से, यूपीआई एप्लीकेशन पे, वो ऑलरेडी हमारे पास वो रिपोर्ट स्टोर हो जाते हैं। पर जब हम कैश की पेमेंट करते हैं तो फिर वो दिक्कत करता है, तो फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैश बुक, हेल्प्स in the cash inflows and outflows, ensuring accurate cash management. Yes, तो ये कैश फ्लोज था। नेक्स्ट इज सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स इज सिमिलर लाइक कैश बुक। सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है? दीज आर द स्पेशलाइज्ड बुक that record specific type of transactions before posting them in the general ledger. Okay. Next is common subsidiary books include sales day books, purchase day books, सेल्स रिटर्न बुक्स। इसको आप रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये हम लोग जनरल डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। ये बेसिकली बिजनेसमैन जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनका रोज का काम होता है सब्सिडरी लेना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एलपीजी, जो एलपीजी बेचते हैं, वो एलपीजी खरीदने वालों को जो एलपीजी बेचते हैं वो यूज करते हैं सब्सिडरी बुक्स का। वो बेसिकली जनरल लेजर में ही यूज मतलब से पोस्ट करते हैं, लेकिन जनरल लेजर में पोस्ट करने से पहले ही वो ट्रांजैक्शंस लिख देते हैं, तो उसे सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। वो अलग टाइप के अकाउंटिंग होती है। सो देखा, कस्टमर के लिए अकाउंटिंग दूसरी होती है, लेकिन अलग लोगों के लिए सब्सिडरी बुक्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है अलग अलग। इसमें सेल्स डे बुक्स होनी चाहिए, परचेज डे बुक होता है, सेल्स रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीव्ड और बिल्स पेबल भी होता है। सब्सिडरी बुक्स एनहांस एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रेक्टिफाइंग एरर्स। तो एरर्स हमारा लास्ट टॉपिक है, रेक्टिफाइंग एरर्स। तो लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या बोल रहे हैं? लेट्स चेंज कलर ऑफ द पेन। ओके, रेक्टिफाइंग एरर्स। एरर इसलिए रेड पेन यूज कर रहा हूँ। हाँ, सो एरर कैन बी अकर ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। जब हम रिकॉर्ड करते हैं डेटा को, रिकॉर्ड करना इन द सेंस जो हमने डेटा कलेक्ट करते हैं वो, पोस्टिंग जब हम पोस्ट करते हैं, या बैलेंसिंग अकाउंट्स जब हम बैलेंस करते हैं, तब तीनों टाइम में एरर हो सकता है। तो रेक्टिफाइंग एरर इंश्योर्स, मतलब रेक्टिफिकेशन इंश्योर्स एक्यूरेसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो डाउट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। सो टू साइडेड एरर होते हैं। टू साइडेड एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। हमने ट्रायल बैलेंस में क्या पढ़ा था? आप रिकॉल करने की ट्राई करो, मैं नहीं लिखा। ट्रायल करो रिकॉल करने की, ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा क्या था? अगर आपको याद आया तो अच्छी बात है। क्रेडिट इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था क्रेडिट इज इक्वल्स टू डेबिट। याद आया कुछ? यस। तो हमने क्रेडिट इक्वल्स टू डेबिट पढ़ा था। टू साइडेड एरर होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं क्या है, टू साइडेड एरर्स क्या होते हैं। सो corrected by passing a journal entry. Example, omission to record entries, incorrect recording errors in principle. Okay. So like अगर हम कोई रिकॉर्ड, डीबीएमएस सबने पढ़ा है, डीबीएमएस में अगर हम कोई रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, तो अगर एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट, लेट्स सपोज यहाँ पर अमाउंट होगा कुछ, तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट भी कुछ कम हो जाएंगे। तो अब ऐसा हो सकता है कि हमने रिकॉर्ड डिलीट किया पर प्रिंसिपल अमाउंट हमने चेंज करना भूल गए हम। तो ये तरह के एरर भी हो सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमने जो खर्च किया है वो खर्च तो हमें कम दिखेगा, लेकिन हमने जो हमारा टोटल अमाउंट है वो ज़्यादा दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ट्रायल बैलेंस को, डेब्ट इज नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट हो जाएगा हमारा, तो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। टू साइडेड एरर्स होते हैं ये, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का एरर हो सकता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज वन साइडेड एरर अफेक्टिंग वन अकाउंट ओनली। ओके, वन अकाउंट में कैसे एरर हो सकता है, चलो देखते हैं। सो रेक्टिफाइड बाय एक्सप्लेनेशनरी नोट्स एंड सस्पेंस अकाउंट। सो एग्जांपल, एरर ऑफ कास्टिंग, लाइक कैरिंग बैलेंसेस एंड पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट्स। अगर आप अमाउंट ही रॉन्ग अपने आप में, जैसे आपने 100 रुपीज लेट सपोज खर्च किया, लेकिन गलती से आपने 100 की जगह 10 लिख दिया अपने अकाउंट में, तो ये आपके साथ लिखने में गलती हुई ना। आपने खर्च किया पर आपको मालूम, गलती से आपने एक जीरो लगाना भूल गया, आपने 10 लिखा। तो इस टाइप के भी एरर हो सकते हैं। दीस आर कॉल्ड वन साइडेड एरर, क्योंकि इसमें सामने वाले रिसीवर की कोई गलती नहीं है। उसने तो 100 रिसीव किया, उसका तो उसने तो चलो अपना काम कर लिया, रिसीव कर लिया उसने। आपने सेंड किया पर आपने लाइक लिखने में गलती कर दिया, वन साइडेड कुछ भी कर दिया। सस्पेंस अकाउंट में आपका हो गया, फिर
एक्सप्लेनेशनरी नोट्स में आपको मेंशन करना चाहिए। तो रेक्टिफाइड बाय एक्सप्लेनेशनरी नोट्स की नोट्स वगैरह, मतलब एक्सप्लेनेशनरी नोट्स में आप बोल सकते हो कि हमने यहाँ पर कुछ गलती की है तो 100 का 10 कर दिया था, तो फिर उधर वो मैनेज हो सकता है। तो दीज आर द थिंग, लाइक एरर ऑफ कास्टिंग या कैरिंग बैलेंस, बैलेंस आपने गलती कैरी किया हो, या पोस्टिंग ही आपने गलती की हो, या तो रॉन्ग अमाउंट डाल दिया हो। तो इसमें आपने सोचा होगा, ये सोच रहे होंगे कि ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट मेंशन है, ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। So the suspense account is used when trial balance doesn't tally due to one-sided errors. अब जैसे इसमें हमने वन साइडेड एरर किया, हमने लेट्स सपोज 100 का ट्रांजेक्शन किया और हमने अपने रिकॉर्ड में 10 लिख दिया, तो ये तो वन साइडेड एरर आ गया, क्योंकि सामने क्रेडिट जो हमने खर्च किया था और जो डेबिट थे वो तो बराबर नहीं रहा इसमें। तो इस केस में ये जो होता है, ये जो कंडीशन होती है, इसे हम सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। ओके, जब ये ट्रू होता है, जब ये इक्वल्स टू होता है तो उसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, और जब वो इक्वल्स टू नहीं होता है तो हम सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। ओके, तो मास्टरिंग दिस ऑल द कॉन्सेप्ट इंश्योर्स रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्ट। अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स कर लोगे तो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज द थिंग, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, रेक्टिफाइंग एरर्स भी कंप्लीट कर दिया, और इसी के साथ हमारा यूनिट 2 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं, नेक्स्ट यूनिट में हम करेंगे यूनिट 3, जो कि बहुत छोटा यूनिट है। तो उसी तरह से हम फिर यूनिट 4 और यूनिट 5 कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।